बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम चैप्टर नंबर 24 का बिल्कुल लास्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इस टॉपिक को हम बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बाज़-ओ-क़ात ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम बाज़-ओ-क़ात ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं। तो मोटी मोटी बात जान लीजिए, आपके पास एक एटम, चाहे वो सॉलिड, चाहे वो लिक्विड, चाहे वो गैस, ओके, सॉलिड है तो मेल्ट कर दीजिए, मेल्ट है तो गैसिफाई कर दीजिए और उसके बाद उसको एटम की फॉर्म में ले आए, गैसियस एटम की फॉर्म में ले आए। जब गैसियस एटम की फॉर्म में आप उसको ले आएंगे, उसको अब आप हीट देंगे। जब हीट देंगे उसके इलेक्ट्रॉन जंप अप करेंगे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गए हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होना और थोड़ी देर के बाद उन इलेक्ट्रॉन का डी एक्साइट होना, कलर शो करना या कलर शो ना करना, वो आप लोगों ने फ्लेम टेस्ट पढ़े हुए हैं। तो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इन चीजों को डील करती है। बेसिकली अगर देखा जाए, हम एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी को या ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को चार मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। चार मुख्तलिफ टाइप्स के अंदर हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। नंबर 1, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसको हम शॉर्टकट AES स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। नंबर नेक्स्ट, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी AAS। सिमिलरली नंबर 3 है एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोमेट्री। एंड द लास्ट, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री आप पढ़ भी चुके हैं, तो ये भी कंसेप्चुअली उसी बेसिक प्रिंसिपल को यूज करते हुए एलिमेंटल एनालिसिस में रोल प्ले करती है। तो आपके कोर्स में आज हमने डिस्कस करना है इसको, और इन दो को डिस्कस करेंगे, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। आइए की कंसेप्ट की तरफ पहले चलते हैं। ये मेरे पास एक न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस का ये K शेल है। इस न्यूक्लियस के आगे अभी आपके पास L शेल है, ये आपके पास M शेल है, एंड सो ऑन। अपने 7 शेल पूरे कर लीजिए। प्लीज, आप जानते हैं कि हर एटम का एटॉमिक नंबर मुख्तलिफ होता है। तो अब क्या होगा, ये आपके पास न्यूक्लियस मौजूद है। जब हर न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट है, तो इट मींस हर न्यूक्लियस की पकड़, हर न्यूक्लियस की न्यूक्लियर पुल मुख्तलिफ होती है।
जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियर पुल क्या होगी, ज्यादा होगी। जितना एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका के शेल इतना छोटा होगा, आप जानते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन जनाब यहां मौजूद है, इस इलेक्ट्रॉन को मैंने एक्साइट करवाना है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एल शेल में जाएगा या एम शेल में जाएगा, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। इस एनर्जी को ऑब्जर्व करो, इसको रिकॉर्ड करो, इसकी स्टडी करो। तो यहां से क्या होता है, यहां से एक एटम के स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। यूं समझ लीजिए कि एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी इज एक्टिंग एज ए फिंगरप्रिंट ऑफ एन एटम। ये एक एटम का फिंगरप्रिंट के तौर पर रोल प्ले करता है। दो एटम का एटॉमिक स्पेक्ट्रा यकसां एक जैसे नहीं हो सकता। क्यों? हर एक के न्यूक्लियर पावर जब डिफरेंट है, जरा प्लीज आप समझिए इस बात को। लेट सपोज ये मेरे पास हाइड्रोजन था, लेट सपोज ये मेरे पास हीलियम है, ओके आप जानते हैं। तो हीलियम के न्यूक्लियस में दो प्रोटॉन है, इसके इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना ज्यादा एनर्जी चाहेगा, जबकि हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने के लिए हमें कम एनर्जी चाहिए। अब देख लीजिए, मैग्नीट्यूड ऑफ एनर्जी ऑब्जर्व्ड विल टेल यू कि ये कौन सा एलिमेंट है, ये किस एलिमेंट का एटम आपके पास मौजूद है। तो आप लोग जानते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं, एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम। आप जानते हैं इन चीजों को। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में आपका एटम ग्राउंड स्टेट में होता है, एनर्जी ऑब्जर्व करता है। एनर्जी ऑब्जर्व करेगा तो स्पेक्ट्रम का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? तो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है ये हम व्हाइट बैकग्राउंड पे लिया करते हैं। व्हाइट बैकग्राउंड पे ये स्पेक्ट्रम लिया जाएगा, जबकि ये वाला स्पेक्ट्रम जरूरी बात है कि आप ब्लैक, आप डार्क बैकग्राउंड पर आप ले सकते हैं। एब्जॉर्प्शन जो होती है हमेशा एक सैंपल, एक एटम जब ग्राउंड स्टेट में होगा तब जाके वो अब्जॉर्प्शन करेगा। जब एक एटम आपके पास क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में होगा, तब जाके वो एक एमिशन वाला काम कर सकता है। तो बड़ी फंडामेंटल की कंसेप्ट्स की बातें हैं कि एक एटम ग्राउंड स्टेट में होगा तब एब्जॉर्ब कर पाएगा, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो आपको क्या करेगा, फिर वो एमिशन की बात करेगा। तो इस स्पेक्ट्रम की बात करें या इस स्पेक्ट्रम की बात करें, आप जिस स्पेक्ट्रम की भी बात करें, आप एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें या एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करें, दोनों का बुनियादी मकसद आपके पास एक ही होता है। दोनों का बुनियादी मकसद आपके पास एक ही होता है, एक एलिमेंट की स्टडी। तो आपको जानना चाहिए प्लीज कि ये जो आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जो एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है ये एलिमेंटल एनालिसिस करती है, एलिमेंट की स्टडी करती है। अगर आप मुझे कोई और दे दें, आप मुझे कोई फूड दे दें, आप मुझे कोई मेडिसिन दे दें, आप मुझे कोई वाटर का सैंपल दे दीजिए, तो मैं आपको बता सकता हूं कि इस और में, इस फूड में, इस मेडिसिन में, इस वाटर में which type of elements are there, or how much
that very atom is present. कितनी कंसंट्रेशन उस एटम की आपके पास मौजूद है। और तो छोड़ें 1 मिलियन या 1 बिलियन कंसंट्रेशन को भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। 1 मिलियन और 1 बिलियन यानी इतनी छोटी सी मिकदार 1 मिलियन मॉलिक्यूलों में एक सिंगल पार्टिकल अगर आपका पड़ा हुआ है, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं, उसकी हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, अब जरा कंसेप्ट जानना चलते हैं प्लीज। ये जो आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसका आगाज जो है ये 1550s, इसका आगाज बहुत पहले हुआ 1550s में, और फिर इसकी डेवलपमेंट होते होते 1830 तक अच्छी खासी डेवलपमेंट हो गई एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में। फ्लेम के कलर के लिहाज से इसका आगाज हुआ था पहले जमाने में। जबकि एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1954 में पहला एब्जॉर्प्शन एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोमीटर इन्वेंट किया गया 1954 में। आइए इसको एक कदम मजीद आगे जाके डिस्कस करते हैं इसको। प्लीज रेडी रहिए। मैं हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल लेता हूं प्लीज। हाइड्रोजन गैस का एक सैंपल लिया, वो सैंपल मैं डिस्चार्ज ट्यूब में रखता हूं। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब में रखता हूं। डिस्चार्ज ट्यूब में रखने के बाद मैं उसके ऊपर बम्बार्डमेंट करता हूं, या मैं उसको जस्ट हीट कर रहा हूं ट्यूब के अंदर बगैर के थोड़े इसकी बम्बार्डमेंट की, मैं उसको सिंपल हीट करता हूं। ये आपके ऊपर डिपेंड कि आप किस सोर्स से दे रही हैं। आप हीट भी दे सकते हैं, आप इलेक्ट्रिकली भी हीट कर सकते हैं, आप बम्बार्डमेंट भी कर सकते हैं, कई रूट्स आपके पास पॉसिबल हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब पे लेकर इसको मैं एटम्स में कन्वर्ट करता हूं। एटोमाइजर ये कारोबार करता है, एटोमाइजर। एटम्स में कन्वर्ट, हीट करो और हीट करो। तो पहले ये गैस तो पहले से मौजूद है, तो गैस के मॉलिक्यूल टूटेंगे, एटम में कन्वर्ट होंगे। एटम में कन्वर्ट होने के बाद अब क्या होगा, तो मुझे लो प्रेशर पे इसी डिस्चार्ज ट्यूब में मुझे ब्लू कलर नजर आता है। इसी डिस्चार्ज ट्यूब में मुझे ब्लू कलर नजर आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक कलर है हाइड्रोजन का लो प्रेशर पे। ओके, अब इसकी हम फर्दर स्टडी करते हैं। आपको बेसिक इंफॉर्मेशंस के बारे में मालूमात है कि एक हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम लेंगे तो वो कहां से अब्जॉर्ब करता है। विजिबल रीजन से अब्जॉर्ब करता है, यूवी से अब्जॉर्ब कर रहा है, या आईआर रीजन से अब्जॉर्बेंस स्टार्ट है उसकी। You know very well, Lehman series, Balmer series, Parsons, Brackett, Pickford and Humphrey series. You know all these. मैं एक कोट कर रहा हूं। जब मुझे ब्लू कलर दिखता है तो I can claim कि ये तो मेरे पास बामर सीरीज है। बामर सीरीज आप जानते हैं, जंप ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनीवेयर इनटू सेकंड शेल। कैसे हुआ होगा? पहले जनाब हाइड्रोजन के एटम ने एनर्जी अब्जॉर्ब की होगी। अब्जॉर्ब करने के बाद न्यूक्लियस, ये है ना मेरे पास के शेल था, ये मेरे पास एल शेल था, ये मेरे पास एम शेल, एन शेल एंड सो ऑन। तो मैंने पहले उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाया। एक्साइट करने के बाद, एक्साइटेशन के बाद क्या होती है? डी एक्साइटेशन होती है। तो अगर डी एक्साइटेशन के में होगी तो आप कहते हैं कि लेमन सीरीज है। अब कलर शलर नहीं दिखते, इनविजिबल होता है वो। अगर इलेक्ट्रॉन
jump back into L shell, you will get Balmer series. यानी जंप कहां से हो रहा है? 7 से, 6 से, 5 से, 4 से, 3rd से, कहीं से भी जंप करे तो आपके पास सेकंड शेल में आएगा। अगर सेकंड शेल में आएगा आपको ब्लू कलरेशन जरूर देगा। आइए जरा इस ब्लू कलर की मजीद स्टडी करते हैं। जब इस ब्लू कलर को हमने क्या किया? प्रिज्म में से गुजारा, ओके, प्रिज्म में से पास किया, तो फिर क्या हुआ? ये फर्दर टूट जाता है, ये 4 पार्ट्स के अंदर टूट जाता है। प्लीज तवज्जो रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ब्लू कलर की लाइट जो पैदा हो रही थी उसको मैंने प्रिज्म में पास किया, तो प्रिज्म में पास करने के बाद ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक कलर मेरे पास है रेड, पहले मुझे एक रेड लाइन मिलती है, दूसरी मुझे मिलती है ब्लू ग्रीन, मुझे मिलती है ब्लू ग्रीन। उसके बाद नेक्स्ट वन इज ब्लू वायलेट एंड द लास्ट वन इज वायलेट। जब प्रिज्म में से मैंने ब्लू कलर को गुजारा वो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। 4 पार्ट्स के अंदर क्या हो चुका है? 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है। अब रेड की वेवलेंथ तो आपको मालूम है 56.2 नैनोमीटर पर ये कलर रिकॉर्ड हुआ, इस वेवलेंथ पे ये कलर रिकॉर्ड हुआ। सिमिलरली ब्लू ग्रीन 486.1 नैनोमीटर पर रिकॉर्ड हुई, 486.1। ये आपके पास 434 नैनोमीटर पर रिकॉर्ड हुआ ब्लू वायलेट, और आखिरकार 410 नैनोमीटर पर वायलेट कलरेशन ऑब्जर्व की गई है। अब लेट्स सी हाउ एंड व्हाई। यहां पे हाउ एंड व्हाई देखते हैं, तो प्लीज आपको पता होना चाहिए कि जंप कहां से हुआ है। इसका मतलब ये है वायलेट कलर का कि 3rd से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया होगा सेकंड शेल में, ओके, 3rd से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया होगा सेकंड शेल में, और फिर यहां पर 4th से इलेक्ट्रॉन ने जंप किया होगा सेकंड में, और फिर यहां पर 5th से सेकंड में, और फिर यहां पर 6th से सेकंड में। तो ये आपके पास जो आप लोग बामर सीरीज, ये आपके पास वो बामर सीरीज का डिटेल कंसेप्ट आपके पास आ गया है, कलरेशन, वेवलेंथ एंड सो ऑन, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे स्टडी कर रही है। अब ये कलरेशन इन कंडीशन पे ये स्पेक्ट्रम जो सीरीज आई है ये किसी और एलिमेंट के लिए नहीं हो सकती, ओके। यहां पर एक बार और भी सुनिए प्लीज, कि वो जो आपके पास लैम्बर्ट-बीर लॉ है, लैम्बर्ट-बीर लॉ absorption is directly proportional to concentration। जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी absorption क्या होगी? ज्यादा होगी। फिर ये आप जानते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और L आपके पास सेंटीमीटर में ट्यूब की लेंथ है जिसके अंदर आपका सॉल्यूशन पड़ा हुआ होता है, ओके। तो ये आपके पास किसकी बात हो गई? ये आपके पास हाइड्रोजन की बात हो गई। एक एग्जांपल मैं और भी कोट करता हूं, एक एग्जांपल और, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को मैं फ्लेम, बुल्सन बर्नर फ्लेम से हीट करता हूं, तो क्या होगा? पहले जनाब NaCl सॉलिड है, फिर लिक्विड में, फिर गैस में कन्वर्ट होगा, फिर सोडियम अलग होगा, क्लोरीन अलग होगा। तो एटॉमिक सोडियम न्यूट्रल एटम आपके पास, ये सोडियम क्लोराइड को जब मैंने फ्लेम में चेक किया, इसने मुझे येलो कलरेशन दे दी। क्या दिया मुझे? येलो कलरेशन। और ऑब्जर्व, क्यों? डी एक्साइटेशन। Once again you are going to observe visible region। विजिबल रीजन में एक्सचेंज वाकया हो रही है, इसलिए तुम्हें प्रॉपर कलर दिख रहा होता है।
अब इस येलो कलरेशन जो हमें ऑब्जर्व हुई है, ये कैसे हुई है? यू नो, सोडियम कॉन्फ़िगरेशन को पुट करें। सोडियम इज 1s2 2s2 2p6 3s1. Electron is being excited. Upon de-excitation, it emits yellow coloration. इस येलो कलर को अब अगर मैं फिर इसको प्रिज्म में से पास करता हूं, प्रिज्म में से पास करता हूं, तो मुझे वंस अगेन दो लाइंस मिलती हैं, दो करीब करीब, यानी स्पेक्ट्रम के अंदर मुझे ऐसे होता है, स्पेक्ट्रम में मुझे दो येलो लाइंस मिलती है, बड़ी करीब करीब मिलती हैं, दो येलो लाइंस मिलती हैं। इन येलो लाइंस को हम बोलते हैं D1, इसको हम बोलते हैं D2, D1 D2। एक हमें ऑब्जर्व होता है 589 नैनोमीटर पर, 589 नैनोमीटर पर, और एक हमारे पास है 589.6 नैनोमीटर पर। तो ये क्या हुआ? ये आपके पास एक एमिशन स्पेक्ट्रम है, ये आपके पास क्या है? एक एमिशन स्पेक्ट्रम है। एक एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने में मुझे आसानी हो रही है। तो ये आपके पास एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी की डिस्कशन थी। जरा मैं एक बार फिर इसको मजीद एक्सप्लेन करता हूं। देखिए प्लीज, आपने एक एटम लिया, ये इलेक्ट्रॉन जंप अप करेगा, इसने कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब की, कितनी एनर्जी? अब जब हम उसका स्पेक्ट्रम देखेंगे, हम उसका ग्राफ देखेंगे, इस जानिब क्या होगा हमारे पास? एब्जॉर्प्शन होगी। इस जानिब क्या होगा मेरे पास? वेवलेंथ होगा, या आप वेव नंबर की बातें भी कर सकते हैं। आप जानते हैं ना कि वेव नंबर इज इक्वल टू, वेव नंबर आपके पास रेडबर्ग कांस्टेंट इनटू 1/n1 स्क्वायर, हाँ जी, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रेडबर्ग कांस्टेंट आप जानते होंगे। रेडबर्ग कांस्टेंट आपके पास क्या होता है? ये आपके पास E4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h3c। पुट द वैल्यूज, तो आपके पास आएगा 1.0974 क्रॉस 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो आप यहां से भी वेव नंबर के एक्यूरेट वैल्यूज आप मालूम कर सकते हैं। तो अब ये देखिए, हम कंसंट्रेशन कैसे मालूम करेंगे? देखिए, एक बात सुनिए, आखिरी बात को इसको वाइंड अप करेंगे। मेरे पास कोई भी फूड है, मेरे पास कोई भी और है, कोई मेरे पास फूड है, कोई मेरे पास मेडिसिन है, मेरे पास वाटर है। मैं स्टडी कर रहा हूं कि इसमें कितने मेटल्स पाए जाते हैं, कितने किस्म के मेटल्स हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और फिर हर मेटल की कितनी मिकदार पड़ी हुई है इस सैंपल में, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो क्या होगा? लेट्स सपोज 589 नैनोमीटर पर मुझे एक पीक मिलती है, एक लाइन मिलती है। इट मींस मेरे सिस्टम में, मेरे सैंपल में सोडियम बंदा जरूर मौजूद है। लाइन आ चुकी है। अब ये लाइन कितनी ऊंची है? ये लाइन बहुत ऊंची आ रही है। इट मींस कि सोडियम की कंसंट्रेशन कितनी है, ये पीक की जो हाइट है, इंटेंसिटी है, इट टेल्स मी अबाउट द कंसंट्रेशन। हम क्या करेंगे? पहले नोन अमाउंट, किसी भी एलिमेंट के मालूमशुदा मिकदार की अब्जॉर्प्शन हम चेक करते हैं। लेट्स सपोज अगर 1 मिलीग्राम है, 1 मिलीग्राम है, तो उसकी लाइन इतनी आ रही है। तो ये तो उसके डबल है, ये उसके ट्रिपल है, क्वाड्रपल है, पेंटेट कहां तक है? तो हम उसकी कंसंट्रेशन को इस तरीके से मालूम करते हैं कि गिवन सैंपल में मेरे पास कितनी कंसंट्रेशन मौजूद है। याद रखें, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एलिमेंटल लेवल पे स्टडी करती है, कंपोजिशन मालूम करने के लिए भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और एनालिटिकल टूल के तौर पर क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों में रोल प्ले करती है। आपका बुनसन बर्नर फ्लेम वाला कंसेप्ट, आपका फ्लेम फोटोमेट्री वाला कंसेप्ट, ये सारी चीजें यहां से कंसर्न है। हाँ, एक आखिरी पॉइंट याद रखिए
कि आपको जो पहले पहले सैंपल मिला होगा, वो सॉलिड था, वो लिक्विड था, वो गैस था, आप उसको हीट अप करेंगे। हीट अप किसी से करते हैं? मॉडर्न सोर्स तो प्लाज्मा आ चुका है कि प्लाज्मा से हीट सप्लाई कीजिए, लेकिन पुरानी सोर्स हमारे पास क्या है? पुरानी सोर्स आपके पास कि फ्लेम के थ्रू आप उसको हीट करते थे। ओके, फिर आप उसको वेपराइज करते हैं, वेपराइज करने के बाद आप उसको किसमें कन्वर्ट करते हैं? आप उसको गैस में कन्वर्ट करते हैं। फिर गैस के बाद उसको आप एटम की फॉर्म में ले आते हैं। जब आप उसको एटम की फॉर्म में ले आते हैं, तब आपकी स्टडी शुरू होती है कि अगर वो ग्राउंड स्टेट में है तो वो अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा, अगर वो एक्साइटेड स्टेट में है तो वो एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी।